हेलो स्टूडेंट्स। शांति स्थापना और शांति अनुरक्षण पर हमारी चर्चा चल रही थी। हमने देखा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में दुनिया के विभिन्न देशों में जो शांति कार्यवाहियां की जाती हैं उसमें कौन सी रणनीतियों को अपनाया जाता है और शांति स्थापना की कार्यवाही के विविध स्वरूप कौन से हैं, किन किन रूपों में वो कार्यवाही की जाती है। केवल युद्ध विराम को लागू करवाना ही शांति कार्यवाहियों में शामिल नहीं है, बल्कि उसके बाद विभिन्न देशों के पुनर्निर्माण कार्य में भी आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सहयोग किया जाता है अपनी शांति कार्यवाहियों के माध्यम से। ये भी उसकी शांति कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण भाग है। आज हम ये देखेंगे कि अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जिन विभिन्न देशों में शांति कार्यवाहियों का क्रियान्वयन किया गया है, सुरक्षा परिषद के निर्देशानुसार विभिन्न राष्ट्रों से, सदस्य राष्ट्रों से सैनिक सहायता प्राप्त कर उनकी सेना को संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे तले कार्य करने का अधिकार प्रदान कर, तो इन शांति कार्यवाहियों का क्या प्रभाव हुआ है? क्या वास्तव में उन देशों में शांति की स्थापना हो पाई है या कुछ समस्याएं सामने आई हैं? अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 60 से अधिक देशों में शांति कार्यवाही की जा चुकी है और उसकी ये कार्यवाही शीत युद्ध के बाद के समय में बड़ी तेजी से बढ़ी है, क्योंकि इस काल में विभिन्न देशों में आंतरिक संघर्षों की संख्या बढ़ी है। तो निसंदेह बहुत सारे ऐसे अध्ययन हुए हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में शांति स्थापना का कार्य बहुत हद तक सफल रहा है। इन देशों में संघर्षों की पुनरावृत्ति रोकी जा सकी है, शांति को कायम किया जा सका है, सामंजस्य स्थापित किया जा सका है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले हैं जो इन शांति कार्यवाहियों से जुड़े हैं। जैसे डायना म्योर एप्पलबम ने संयुक्त राष्ट्र संघ की जो शांति सेना बनाई जाती है, इस शांति सेना में भागीदारी के लिए बहुत से ऐसे राष्ट्र जो अन्यथा सेना के गठन में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते, उनकी इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सशक्त सैन्य संगठन बनाने की दिशा में अग्रसर हुए हैं। फिजी उसका एक उदाहरण है। फिजी जैसे राष्ट्र ने ये तर्क देते हुए कि उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में अपने सैनिक भेजने हैं, सेना के गठन को प्रोत्साहित किया, लेकिन इस गठन का दुष्परिणाम ये देखने को मिला कि स्वयं फिजी में सेना सशक्त बन गई और सेना के द्वारा एक बार नहीं कई बार तख्ता पलट करने का कार्य किया गया, शासन सत्ता को अपने हाथ में लेने की कोशिश की गई। 1987 में, 1999 में, 2000 में, 2006 में और 2009 में। तो इस तरह से डायना म्योर ये कहती हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति कार्यवाही का ये एक
पहलू है, जिस पहलू का नकारात्मक प्रभाव संबंधित देश में देखने को मिलता है। क्योंकि जब सेना का शासन सत्ता पर कब्जा हो जाता है तो सेना निरंकुश ढंग से कार्य करने लगती है और उस निरंकुशता का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। तो ये इसका एक नेगेटिव पहलू है, नकारात्मक प्रभाव है। जो शांति सैनिक संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति कार्यवाही में भाग लेते हैं, उन सैन्य कार्मिकों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इस बारे में भी अध्ययन हुए हैं। खासतौर से बोस्निया में शांति कार्यवाही में जो अमेरिकी सैनिक नियुक्त किए गए थे, उन पर एक स्टडी की गई और स्टडी में ये पाया गया कि शांति सैनिकों को ऑपरेशंस के दौरान, संयुक्त राष्ट्र मिशन के दौरान बहुत सारी खतरनाक स्थितियों में काम करना पड़ता है। प्रतिकूल प्राकृतिक पर्यावरण झेलना पड़ता है। जिस देश में वो जाते हैं, उनका वातावरण उनके स्वास्थ्य को दुष्प्रभावित करता है और केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। अपने देश से बिल्कुल भिन्न परिस्थिति में, भिन्न सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण में उन्हें काम करना होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारी मानसिक समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। तो ये एक निगेटिव एस्पेक्ट है, नकारात्मक पक्ष है संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति कार्यवाहियों का। तीसरे, ये भी देखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में जो शांति सैनिक विभिन्न देशों में जाते हैं, उनके द्वारा मानव तस्करी के कार्य में संलग्नता दर्शाई जाती है और ऐसे आरोप उन पर लगे हैं। खासतौर से 90 के दशक के बाद जो भी शांति कार्यवाहियां हुई हैं, उनमें कि वे महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं, उनका यौन शोषण करते हैं। कंबोडिया, पूर्वी तिमोर और पश्चिमी अफ्रीका से ऐसी शिकायतें ज्यादा उठी हैं और डेविड लैम्ब जैसे जो मानवाधिकार अधिकारी हैं, उनकी भी ये मान्यता है कि बोस्निया में 2000 से लेकर 2001 के मध्य सेक्स से संबंधित व्यापार बहुत तेजी के साथ बढ़ा और इसका एक बड़ा कारण संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में शांति कार्यवाही थी। शांति सैनिकों की डिमांड की वजह से ये व्यापार तेजी से बढ़ा और विडंबना ये है कि इस यौन हिंसा का शिकार होने वालों में ज्यादातर बच्चे होते हैं। तो शांति कार्यवाही जिस तरीके से व्यवहार में क्रियान्वित हो रही है, उसका ये भी एक स्याह पक्ष है। साथ ही ये भी माना जाता है कि शांति सैनिक जिन देशों में नियुक्त किए जाते हैं, वो आमतौर पर उस देश की संस्कृति से अनभिज्ञ होते हैं और ये भी देखा जाता है कि जो शांति सैनिकों का समूह होता है, उसमें चूंकि विभिन्न देशों के सैनिक शामिल होते हैं, क्योंकि हर सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ में सैनिक योगदान देता है, उसकी सेना के निर्माण में अपने सैनिकों को भेजता है। तो हर देश के सैनिक जाते हैं वहां पर। हर देश की संस्कृति भिन्न होती है, उनकी भाषा भिन्न होती है। तो उस सैनिक टुकड़ी में सांस्कृतिक विविधता इतनी ज्यादा देखने को मिलती है कि कई बार शांति कार्यवाहियों में अड़चन आती है, दिक्कत आती है, क्योंकि भिन्न संस्कृतियां होने के कारण उनका खान पान अलग होता है, बोली अलग होती है, रहन सहन अलग होता है। ऐसी स्थिति में
सारे सैनिकों को समन्वित करना और समन्वित करके एक उद्देश्य की तरफ प्रेरित करना, उनमें अनुशासन बनाए रखना, उनको नियंत्रित करना, व्यक्तिगत रूप में भी और संस्थागत रूप में भी कठिन होता जा रहा है। और इसी कारण से शांति सैनिक कई बार अनुशासनहीन, नियंत्रण विहीन होकर ऐसे कार्यों को अंजाम दे देते हैं जो मानवता के लिए शोभनीय नहीं होता। और जिस शांति कार्यवाही के लिए वो गए थे, जाते हैं, उसकी सफलता भी संदिग्ध हो जाती है। बोस्निया, सोमालिया, रुवांडा, इन देशों में ये पाया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो शांति कार्यवाही की गई वो इन देशों की सहमति को प्राप्त करके नहीं की गई, जबकि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में ये उल्लेख है कि कुछ स्थितियों में इन राष्ट्रों की सहमति ली जानी जरूरी है। राष्ट्रों की सहमति से वहां ऑपरेशन चलाने का एक फायदा ये भी होता है कि वो राष्ट्र भी अपने आप को शांति प्रक्रिया में भागीदार समझते हैं और इसलिए शांति सैनिकों का सहयोग करते हैं। किस रूप में? कि अपने देश की सांस्कृतिक विविधताओं से उन्हें परिचित कराते हैं ताकि उनका ऑपरेशन सफल हो सके, उनकी शांति कार्यवाही सफल हो सके। अगर ये सहमति नहीं ली जाती तो राष्ट्र शांति सैनिकों को अपना विरोधी समझने लगते हैं। वहां के लोग इन सैनिकों को अपने देश से निकालने की फिराक में लगे रहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो शांति मिशन होता है वो विफल हो जाता है। एक तो वो विफल भी होता है और दूसरे ऐसी कार्यवाही से संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का उल्लंघन भी होता है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि जो शांति कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की जाती है, जिसमें संबंधित देश में संघर्ष के बाद, युद्ध के बाद राष्ट्र निर्माण की कार्यवाही में भी योगदान दिया जाता है। वहां पर चुनावों को संपन्न करवाने में, राजनीतिक व्यवस्था की संरचना की स्थापना की दिशा में, अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की दिशा में शांति सैनिकों के द्वारा कार्य किया जाता है। लेकिन व्यवहार में देखा यह जा रहा है कि इन शांति सैनिकों को उन देशों के जो आंतरिक विरोधी गुट हैं वो इन सैनिकों को अपना टारगेट बनाते हैं, हिंसा का शिकार बनाते हैं, जिससे शांति सैनिक भी डर जाते हैं, सहम जाते हैं। उन्हें अपना जीवन, अपना स्वास्थ्य, अपना अस्तित्व खतरे में महसूस होता है और ऐसी स्थिति में शांति कार्यवाही बाधित होती है, राष्ट्र के पुनर्निर्माण कार्य में बाधा पहुंचती है। फर्ग्यूसन, जेम्स स्कॉट और लेहमन जैसे लेखकों की ये मान्यता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो शांति अधिकारी होते हैं उनके द्वारा किसी देश के पुनर्निर्माण की जो योजना बनाई जाती है वो योजना उस देश की वास्तविक परिस्थितियों और जनसंख्या की जरूरतों के मुताबिक नहीं होती। वो अपनी एक योजना बना लेते हैं जो योजना पुराने किसी साहित्य पर आधारित होती है, जिस साहित्य का सृजन बिना आंकड़े इकट्ठा किया जाता है और उसी साहित्य को अंतिम मानते हुए, उन्हीं आंकड़ों को अंतिम मानते हुए उनके आधार पर योजना बना दी जाती है और ऐसी योजना की सफलता की संभावना बहुत कम दिखाई देती है। साथ ही ये एक साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी प्रवृत्ति का भी द्योतक है कि जो योजना पश्चिम के विद्वानों के द्वारा उनके अध्ययन के आधार पर
उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है वही अच्छी है, वस्तु स्थिति जानने की कोशिश नहीं की जाती। ये एक प्राच्यवादी धारणा का द्योतक है, उपनिवेशवादी प्रवृत्ति का द्योतक है। इस दृष्टि से भी संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति कार्यवाही की आलोचना की जाती है। इन आलोचनाओं पर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ध्यान दिया गया, खासतौर से शांति सैनिकों के द्वारा यौन हिंसा में उनकी संलग्नता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने इसमें सुधार के लिए कदम उठाए और इस दिशा में सन 2000 में लखदार ब्राह्मी के नेतृत्व में एक कमीशन की नियुक्ति की गई, जिस कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट दी जिसको ब्राह्मी रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इस रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए गए जिन सुझावों पर अमल करने से शांति कार्यवाहियों को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। जैसे कमीशन ने सुझाव दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना का व्यवस्थित ढंग से गठन किया जाए और सदस्य राष्ट्र इसमें सहयोग करें। अभी तक क्या होता रहा है कि जब जरूरत पड़ी संयुक्त राष्ट्र संघ ने पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए विभिन्न सदस्य राष्ट्रों से सेना की डिमांड की और एडहॉक बेसिस पर राष्ट्रों ने सैनिकों को उपलब्ध कराया। तो कोई स्थायी शांति सेना संयुक्त राष्ट्र संघ की नहीं है, उसमें व्यवस्था का अभाव है और यही वजह है कि शांति सैनिक कई बार अनुशासनहीन हो जाते हैं। अगर व्यवस्थित ढंग से संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना का गठन किया जाए, उन सैनिकों का प्रशिक्षण कराया जाए, किन परिस्थितियों में किन देशों में उन्हें काम करना है, काम पर भेजने से पहले उनका समुचित प्रशिक्षण कराया जाए, तो जो समस्याएं उठ रही हैं, जो कठिनाइयां आ रही हैं शांति कार्यवाहियों में, उन कठिनाइयों को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। ये भी सुझाव दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं और जो विधायी संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उनके आपसी संबंधों को मजबूत बनाया जाए। यानी महासभा में राष्ट्र अपने विचारों को खुलकर रखें और निष्पक्ष भाव से समस्याओं के समाधान में, विश्व शांति की स्थापना में सकारात्मक सुझाव प्रदान करें। शांति कार्यवाहियों का जो प्रबंधन किया जाता है, उस प्रबंधन की संस्कृति में भी सुधार अपेक्षित है और साथ ही ये भी जरूरी है कि शांति कार्यवाहियों को क्षेत्रीय अध्ययन से जोड़ा जाए। जो योजनाएं बनाई जाएं संघर्ष क्षेत्रों के विकास के लिए, उनकी सामाजिक आर्थिक संरचना को सशक्त बनाने के लिए, वो सुझाव, वो पुनर्निर्माण, वो परिवर्तन, वो योजना उस देश के अध्ययन पर आधारित हो, अध्ययन से जो वास्तविक आंकड़े प्राप्त हों उन पर आधारित होनी चाहिए। तब ये शांति कार्यवाही पूरी तरह सफल हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अन्य अंग हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, अंकटाड, इन अंगों के साथ भी सदस्य राज्यों का संबंध मजबूत बनाया जाए ताकि इन अंगों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ जो कार्य करता है उस कार्य का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो सके, उन नीतियों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। अभी तक क्या होता है कि सदस्य राष्ट्र ज्यादातर सुरक्षा परिषद और महासभा से ही संबंध रखते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों में
बहुत प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका नहीं निभाते। तो इस स्थिति को दूर किया जाना अपेक्षित है। अगर शांति कार्यवाही को सफल बनाया जाना है, पूरी तरह सफल और प्रभावी बनाया जाना है, तो क्योंकि शांति कार्यवाही में सिर्फ संघर्ष को समाप्त करना ही शामिल नहीं है, बल्कि राष्ट्रों के पुनर्निर्माण का कार्य भी शामिल है। और ये कार्य तभी सफलतापूर्वक संपन्न हो सकते हैं जब संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों के साथ सहयोग किया जाए, उनके साथ अपनी संलग्नता को राष्ट्र मजबूती प्रदान करे। इसके साथ साथ कमीशन ने यह भी सुझाव दिया कि शांति स्थापना के लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों तरह की योजनाएं निर्मित की जानी चाहिए। और जो मिशन है संयुक्त राष्ट्र संघ का शांति स्थापना के लिए, उसमें एक तरह का लचीलापन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो योजना बना दी गई वो पत्थर की लकीर बन गई। परिस्थितियों के अनुसार अगर उसमें परिवर्तन अपेक्षित है तो वो परिवर्तन किया जाना चाहिए। ऑपरेशन की सफलता के लिए यह भी जरूरी है कि संबंधित देशों से सूचनाएं और आंकड़े एकत्रित करने की व्यवस्था की जाए, इसका एक ढांचा निर्मित किया जाए, जिस ढांचे के अंतर्गत इन देशों से सूचनाओं और आंकड़ों को इकट्ठा किया जा सके। ये भी अपेक्षित है कि शांति स्थापना की कार्यवाही के जो विशेषज्ञ हैं, उन विशेषज्ञों की तलाश की जाए, उनके नेतृत्व में शांति कार्यवाहियों को संपन्न किया जाए। और साथ ही शांति सैनिकों की एक रिजर्व टुकड़ी की व्यवस्था की जाए जो त्वरित सूचना के आधार पर कार्य कर सके, शॉर्ट नोटिस के आधार पर, जिसे किसी देश में भेजा जा सके और वो वहां जाने के लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार रखे। एक महत्वपूर्ण सुझाव ये भी दिया जाता है, ब्राह्मी कमीशन के द्वारा दिया गया, कि संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में शांति कार्यवाहियों को प्रभावी बनाने के लिए ये भी अपेक्षित है कि यूएन का जो महासचिव है, सेक्रेटरी जनरल है, उसको कुछ वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाए। अभी तक क्या होता है कि सुरक्षा परिषद के निर्देश का इंतजार किया जाता है जब भी दुनिया के किसी भाग में शांति भंग की घटना होती है, तो ये सजेस्ट किया जाता है कि सुरक्षा परिषद की कार्यवाही में समय लग सकता है, उससे पहले हो सकता है कि संकट और गहरा हो जाए। ऐसी स्थिति में महासचिव को वित्तीय मामलों में खासतौर से निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। एक ऐसा अमाउंट फिक्स किया जाना चाहिए, ऐसी धनराशि तय की जानी चाहिए जिस धनराशि का खर्च महासचिव अपने निर्णय के आधार पर शांति कार्यवाही के लिए कर सकता है। और लास्टली ब्राह्मी कमीशन ने यह भी सजेस्ट किया कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना विभाग के आकार में वृद्धि की जाए। जितनी भी शांति कार्यवाहियां की जाती हैं यूएन के द्वारा, उसके लिए एक अलग विभाग है जिसको संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना विभाग कहते हैं। ये विभाग अभी बहुत छोटा है और अशांत क्षेत्रों के बढ़ते हुए दायरे को देखते हुए इस विभाग के आकार में वृद्धि अपेक्षित है। तो ये सुझाव ब्राह्मी कमीशन के द्वारा दिए गए। इन सुझावों पर अगर अमल किया जाता है, इन्हें लागू किया जाता है, तो निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति कार्यवाहियों के जो नकारात्मक प्रभाव हैं, उन प्रभावों को दूर किया जा सकता है और सकारात्मक प्रभावों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
तो ये था शांति स्थापना और शांति अनुरक्षण।